तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा सिंध में कोरोना के मरीजों के लिए 283 वेंटिलेटर्स मुख्तस है। 250 डिस्पोजेबल वेंटिलेटर का ऑर्डर दिया हुआ है, 50 आ चुके हैं, 200 जून तक आ जाएंगे। ये भी जता दिया कि सिंध हुकूमत ने कोरोना के तमाम इंतजाम खुद किए, विफाक से कोई मदद नहीं ली। मुल्क में लॉकडाउन में नरमी की जाए या नहीं, वजीर आजम इमरान खान की जेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास। मुआशी और सियासी सूरत हाल पर गौर, एहसास प्रोग्राम की पेशरफ्त। छोटा कारोबार पैकेज के तहत सनती और कमर्शियल बिजली कनेक्शन में रियायत पर मुशावरत जारी। सिंध के 90% कोरोना मुतासरीन में मरज की अलामात ही नहीं। हुकूमत सिंध की टेस्टिंग टीम के डॉक्टर अब्दुल्ला इकबाल का समा को इंटरव्यू, बताया कि सखर में 1300 ज़ायरीन में से सिर्फ 2 में अलामात जाहिर हुई। उनका कहना है कि सूबे में बढ़ते केसेस की वजह वायरस के साइलेंट कैरियर्स हैं। कोरोना वायरस ने कारोबारी दुनिया को बदल कर रख दिया। मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद का ट्वीट, लिखा अब कारोबारी अमल बिल्कुल मुख्तलिफ होगा। मेड इन पाकिस्तान पॉलिसी पर अमल दरामद का सुनहरी मौका है। कई कारोबार बंद होने के करीब हैं। मजदूर तबके को रोजगार छिन जाने का खौफ है। आइंदा बजट में टैरिफ के ढांचे में तब्दीलियां ज़ेरे गौर हैं। भारत में फंसे पाकिस्तानियों की वापसी, 193 शहरी वाघा बॉर्डर के रास्ते पहुंचे। गुज़श्ता रात अटारी बॉर्डर पर बीएसएफ ने रोक दिया था। पाकिस्तानियों ने रात अमृतसर में गुजारी थी। तफ्तान, चमन और तोरखम बॉर्डर पर 1200 कमरों पर मुश्तमिल कंटेनर करंटीना सेंटर्स बनाए जा रहे हैं। पोर्टेबल कंटेनर्स में 1 कमरा 1 बाथरूम होगा। तोरखम करंटीना सेंटर मुकम्मल हो गया है। तर्जुमान एनडीएमए के मुताबिक तफ्तान और चमन के सेंटर्स भी जल्द मुकम्मल कर लिए जाएंगे। सिंध में गंदम की खरीदो फरोख्त में घपले, तहकीकात के लिए पीपल्स पार्टी सिंध के सदर निसार खोड़ो को सखर नैब ने कल तलब कर लिया। जिस वक्त गंदम फ्लावर मिल्स को दी जा रही थी, उस वक्त निसार खोड़ो सिंध के वजीर खुराक थे। कराची में शदीद गर्मी, पारा 39 डिग्री पर पहुंच गया। आज हीट वेव का दौरानिया कम रहा। डायरेक्टर मौसमियात सरदार सरफराज ने कल और परसों दर्जा हरारत 40 डिग्री से जायद होने का इम्कान जाहिर कर दिया। कराची वाले एहतियात करें, बिला जरूरत घरों से ना निकलें। कोरोना और लॉकडाउन के बायस बेहाल मईशत की बहाली का मिशन, वजीर आजम की हिदायत पर इकोनॉमिक थिंक टैंक की बैठक में बड़ी पेशरफ्त। सारी सूरत हाल का जायजा लेकर 6 तरजीही शोबों की निशानदही कर दी गई। ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़, सप्लाई चेन बरकरार रखना अव्वलीन तरजीह करार। कारोबारी आसानियों के लिए बैंकों और मालियाती इदारों का किरदार बढ़ाने की तजवीज़। छोटे और दरमियाने दर्जे के हाउसिंग मंसूबे शुरू करने का मशवरा भी दे दिया। मुशीर खजाना की सरबराही में थिंक टैंक का मुआशी सरगर्मियों की बहाली के लिए रोड मैप बनाने, रोजगार के लिए वफाकी और सूबाई तरक्याती मंसूबे तेज करने पर जोर। हकीकी डाटा और तहकीक जरूरी करार। एहसास प्रोग्राम समेत समाजी तहफ़्फ़ुज़ की सरगर्मियाँ बढ़ाने की भी सिफारिश। सेल्स टैक्स 17% से कम करके 5% करने के लिए एफबीआर से सर जोड़ने का फैसला। माली और बैंकारी उमूर, पेरोल रीफाइनेंस स्कीम का भी असर नौ जायजा लिया जाएगा। तरसीलात बढ़ाने के लिए तजावीज भी तैयार होंगी। नए बजट के लिए टैक्स और रिफंड से मुतालिक तजावीज ज़ेरे गौर। तय पाया कि 1240 अरब रुपए के जारी रिलीफ पैकेज पर अमल दरामद का जायजा आइंदा इजलास में लिया जाएगा। गंदा है पर धंधा है ये। कराची पुलिस अपनी रविश ना बदल सकी। पुलिस एहलकार रिश्वत लेने के साथ मुफ्ताखोरी से भी बाज ना आए। इस एहलकार को ही देखें, फल फरोश से भत्ता लेने के लिए पहले अपनी शनाख्त छुपाई, वर्दी पर एक और शर्ट पहनी, पगड़ी बांधी, मास्क लगाया और धंधा शुरू। परेडी पुलिस का ये एहलकार निसार सदर में फल फरोशों से खुलेआम भत्ता और मुफ्त में फल ले रहा है। समा ने एहलकार को रंगे हाथों पकड़ा तो इसकी डिटाई मुलाहिजा कीजिए, मुंह पर झूठ बोलने लगा। नहीं पैसे नहीं लिए किसी से भाई। नहीं और रोजे अफ्तारी के लिए फ्रूट लिए, पैसे दे के फ्रूट लिए। पैसे दे के फ्रूट लिए? हाँ जी। कितने पैसे दिए आपने? जी कितने पैसे दिए? जो बनते थे दिए, फ्रूट दिए रोजे के लिए। लेकिन हमने जो रिकॉर्ड किया कि आपने तो कहीं से भी पैसे नहीं दिए बल्कि पैसे लिए। नहीं भाई, पैसे दिए। पुलिस की साख को नुकसान पहुंचाने वाले ऐसे एहलकारों के खिलाफ बरवक्त कार्रवाई की जाए तो मजाल नहीं पुलिस के नाम पर कोई बत्ताखोरी करेगा। कैमरामैन सनाउल्लाह के साथ शाहनवाज अली, समा, कराची।
ज़कात फंड से क्या महकमे के मुलाजमीन को तनख्वाहों की अदायगी दुरुस्त है? सुप्रीम कोर्ट के इस्तफसार पर इस्लामी नजरियाती कौंसिल ने शरई राय से अदालत को आगाह कर दिया। इस्लामी नजरियाती कौंसिल के मुताबिक ज़कात फंड से एक हद तक तनख्वाहों की अदायगी की जा सकती है, लेकिन ज़कात की तकसीम का असल मकसद नजरअंदाज नहीं होना चाहिए। इस्लामी नजरियाती कौंसिल का कहना है कि ज़कात फंड से गैर मुनासिब इंतजामी अखराजात नहीं करने चाहिए। कौंसिल की राय पहले से मौजूद एक सिफारिश की बुनियाद पर है। कोरोना वायरस अज खुद नोटिस केस में सिंध हुकूमत ने भी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। रिपोर्ट के मुताबिक टोटल ज़कात फंड का 23.71% सिंध को मिलता है। 2019-20 में सिंध को 241 मिलियन रुपए मिले। ज़कात फंड से ज़कात अमले के 817 अफराद की तनख्वाहों पर 185.9 मिलियन रुपए खर्च होते हैं। अदालत को बताया गया कि सिंध में 390 सनती यूनिट्स को SOPs के मुताबिक खोलने की इजाजत दी गई। तिबी अमले समेत तमाम वर्कर्स को हिफाजती सामान मुहैया किया जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक सिंध में रोजाना 4170 कोरोना टेस्ट की सलाहियत मौजूद है। स्वात में ताज़ा चेरी की बहार आ गई। गर्मियों की आती ही पहाड़ी इलाकों में 300 एकड़ अराजी पर फैले बागात में चेरी का फल पककर तैयार। फरोख्त के लिए दरख्तों से उतार कर बाजार में लाने की तैयारी शुरू कर दी गई। बाग मालिकान का कहना है फल की मांग के मुताबिक पैदावार बढ़ाने की जरूरत है। ज़री तहकीकाती इदारे के माहिरीन फल की 20 अक़साम मुतारिफ करवाने की कोशिश में मसरूफ है। रंगत और लज्जत में अपनी मिसाल आप। खुश जायका खट्टी मीठी चेरी जिसके हैरत अंगेज फ़वाइद वाकई आपको हैरान कर दे। चेरी खाएं याददाश्त बढ़ाएं। कैमरामैन फरजंद अली के साथ सैयद शहाबुद्दीन, समा, स्वात। महकमे बल्दियात और PDA की जानिब से शहर की मुख्तलिफ शाहराहों पर लगाए रंगारंग और दिलकश फूलों ने जैसे समा बांध दिया। फूलों का शहर कहलाए जाने वाले तारीखी शहर को इसकी खोई हुई हैसियत दिलाने के लिए लोकल गवर्नमेंट ने जनवरी में मंसूबा शुरू किया था, जिसमें इब्तिदाई तौर पर 10 लाख की लागत से पेशावर के दाखिली रास्तों समेत मुख्तलिफ जगहों पर गुलों की आबियारी की है। खुशनुमा फूल देखने वालों को भी ताजगी का एहसास और खुशगवार तासुर दे रहे हैं। इन फूलों की महक कोरोना वायरस के खौफ से शहरियों के सहमे चेहरे भी खिल उठते हैं। कैमरामैन आबिद खान के साथ फयाज अहमद, समा, पेशावर। ताजरों को जब कोई मैं समझता हूँ इंसाइट करने की कोशिश करता है तो इस तरह का बयान उनकी तरफ से आ जाता है, लेकिन ताजिर हमारे भाई हैं, उनके साथ कॉन्स्टेंटली सिंध हुकूमत इंगेज कर रही है, डायलॉग उनसे चल रहा है। कुछ लोगों को हमने काम करने की इजाज़त दी है SOPs के साथ। बाकी जो लोग हैं उनको भी SOPs हम तय करने की कोशिश करें कैसे उनको काम करने की इजाज़त दी जा सके। हमारा टारगेट जो है वो इस वबा को कंट्रोल करना है, तो उस पैराई में रहते हुए हम फैसला कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह आइंदा आने वाले रोज़ में ये फैसला कर लिया जाएगा। SOPs 30 रमज़ान तक की ऐड की गई हैं कि इस तरीके से हम जी इस तरीके से आपको 30 रमज़ान तक कंटिन्यू करने की ज़रूरत है। वो SOPs के हवाले से लॉकडाउन का फैसला तो फेडरल गवर्नमेंट ने 9 मई तक का किया था। 9 मई अब चंद रोज़ दूर है, इंशाल्लाह इस हवाले से फैसला कर लिया जाएगा। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, ताजरों के साथ हम इन टच हैं, ताजिर बिरादरी के साथ इन टच हैं, दुकानदारों के साथ इन टच हैं। जो भी फैसला करेंगे मशावरत के साथ करेंगे और वो फैसला करेंगे जो कि इन द लार्जर पर्सपेक्टिव हम सब के बेहतरीन और वसीदर मफाद में होगा। ये करके आपके पास आ रहा हूँ। रियासत से और हुकूमत से ज़्यादा पावरफुल कोई नहीं होता, तो ब्लैकमेल ना करें जी। अच्छा, मैं समझता हूँ ये कहना कि 4 अफराद एक्टिव थे ये गलत है। मैं समझता हूँ सारी सिंध हुकूमत इसमें एक्टिव थी, सारे काबीना के हमारे अराकीन एक्टिव थे। एक एक वज़ीर ने सिंध हुकूमत का हाथ बटाया, वज़ीर आला का हाथ बटाया, वज़ीर सेहत का हाथ बटाया, सब ने मिलकर काम किया है।
نیچرلی بجرانی صاحب اگر اپنے گاؤں میں بیٹھے ہیں اپنے ڈسٹرکٹ کو سنبھال لیں تو کراچی میں پریس کانفرنس نہیں کر سکتے. اویس قادر شاہ صاحب کیا سکھر میں موجود نہیں تھے؟ امتیاز شیخ صاحب کیا شکارپور میں موجود نہیں تھے؟ عابد بھائیو صاحب وہاں موجود نہیں تھے؟ سردار شاہ صاحب عمر کوٹ میں موجود نہیں؟ تیمور ٹالپور صاحب آج بھی وہاں موجود ہیں. اپنا قاسم سومرو صاحب تھرپارکر میں موجود ہیں. شرجیل انعام میمن صاحب حیدرآباد میں موجود ہیں. ذوالفقار شاہ صاحب جو ہے وہ میرپور خاص میں موجود ہیں. لاڑکانہ میں سہیل سیال صاحب، نثار کھوڑو صاحب موجود ہیں. ہاں اچھا، میں ایسا کرتا ہوں کہ میں بھی پی ٹی آئی کی اسٹریٹجی اپنا لیتا ہوں کہ کام نہ کروں، تصویریں آپ کے ساتھ شیئر کر لوں. اور بھائی ہم کام کرنے میں بلیو کرتے ہیں، تصویریں بعد میں شیئر کر لیں گے. جی آپ کر لیں. چلے میں شکر گزار ہوں آپ نے اس بات کا اعتراف کیا کہ سندھ حکومت کا وزیر اعلیٰ اور سندھ حکومت عوام کی نگاہ میں ہیرو بنی. تو سازشیں بھی انہیں کے خلاف کی جاتی ہیں جب ہیرو ہوتے ہیں. تو نیچرلی جب سندھ حکومت نے اتنا اچھا کام کیا، عوام کی پذیرائی ملی، تو پھر سازشیں سٹارٹ ہو گئی. یہ جو سارا ہمارے خلاف نیریٹو کچھ لوگوں نے سٹارٹ کیا تھا، یہ غلط ہے، بے بنیاد ہے. جن جگہوں پہ غلط چیز آئی وہاں کے ڈی سیز نے خود کارروائی کی، اور میں تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کر سکتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ اگر تنقید کے راستے پہ جائیں گے تو میں سمجھتا ہوں ہم کہیں نہیں پہنچ پائیں گے. اس وقت ہمیں کنسٹرکٹیو کام کرنے کی ضرورت ہے. ہم کام کر رہے ہیں، تنقید والا جو ایشو ہے نا ان سب کو ہم بعد میں نمٹ لیں گے. لاسٹ کویشچن. کون سی رپورٹ؟ اچھا اچھا میں بتاؤں آپ کو، آپ میں سے آدھے جو یہاں صحافی بیٹھے ہوئے ہیں ان کے پاس وہ رپورٹ موجود ہے جنہوں نے مجھے فارورڈ کی تھی وہ رپورٹ. تو میں سمجھتا ہوں یہ رپورٹ خود منظر عام پر آئی ہوئی ہے. لیکن امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ان رپورٹس کے باوجود نیب کارروائی نہیں کرتی. تیمور ٹالپور صاحب کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے، انکوائری ہو سکتی ہے، لیکن پی ٹی آئی سے تعلق رکھنے والے جو لوگ ہیں، افراد ہیں، ان کے خلاف کارروائی نہیں ہو سکتی. تو میں سمجھتا ہوں یہ جو دوہرا معیار ہے اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. اگر حلیم عادل شیخ صاحب نے کوئی غلط کام نہیں کیا جس طرح وہ کلیم کرتے ہیں تو وہ اینٹی کرپشن کے سامنے کیوں اپیئر نہیں ہوتے؟ غالباً 3 یا 4 بار ان کو نوٹس دیا گیا تھا، لیکن انہوں نے مناسب نہیں سمجھا کہ وہ قانون کو فالو کریں اور انویسٹیگیٹنگ ایجنسیز کے سامنے پیش ہوں. میں سمجھتا ہوں یہ سوال بہتر آپ حلیم عادل شیخ صاحب سے پوچھ پائیں گے کہ جو الزامات ان کے اوپر لگتے ہیں اور جو آج سے نہیں لگ رہے، عرصے دراز سے لگ رہے ہیں، اس کا جواب اگر وہ دے دیں. تیمور ٹالپور صاحب کے خلاف انکوائری ہو رہی ہے، وہ خاندانی ان کا کیا کردار رہا ہے، ان کا کیا اس ملک میں ان کے خاندان کا رول رہا ہے، میں سمجھتا ہوں ہم سب واقف ہیں. تو یہ جو پولیٹیکل ٹیکٹکس کے لیے پریشر ڈالنے کے لیے اس طرح کی کیمپین سٹارٹ کی جاتی ہے، غلط ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. ہمیں ایک دوسرے کا احترام کرنا چاہیے. الزام تراشی سے معاملات کبھی بھی حل نہیں ہوں گے. تیمور ٹالپور انکوائری فیس کر رہے ہیں، اس کو جب نیب نے بلایا وہ نیب کے سامنے پیش ہوا، اور نیب نے غالباً عدالت میں یہ سٹیٹمنٹ دیا تھا کہ ہم انکوائری ان کے خلاف کلوز کر رہے ہیں. یہ میں عدالتی ریکارڈ کی بات کر رہا ہوں. حلیم عادل شیخ صاحب بڑے احترام کے ساتھ ایک بار بھی اینٹی کرپشن کے سامنے پیش نہیں ہوئے، ایک بار بھی نیب نے ان کے اوپر جو الزامات ہیں اس کا نوٹس نہیں لیا. تو میں سمجھتا ہوں قوم کے سامنے یہ چیز بھی آنی چاہیے. شکریہ.